हेलो स्टूडेंट्स। अपन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो में क्या देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद कौन आया, नेपोलियन आया, नेपोलियन ने सिविल कोड लाया। उसके बाद नेपोलियन का राज ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, इस ग्रेट पावर ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके पहले अपन एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले यूरोप में किस टाइप के लोग हुआ करते थे, ये नेशन स्टेट का आइडिया लोगों के दिमाग में आया कैसे। फिर अपन ने वो ग्रेट पावर के बारे में पढ़ा था, किस तरह वो लोग आए, फिर उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेना साइन की। ठीक है, वो सब अपन ने पढ़ लिया। अपन ने कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट पढ़ा था जो ये लोग ही लेके आए थे। ठीक है, अब अपन लोग आते हैं रिवॉल्यूशनरीज पे। एक बात समझो, ये जो कंजर्वेटिज्म लोग आए, ये जो सुपर पावर आया, सुपर पावर के आने के बाद बहुत सारे लोग डर गए कि अब हमको क्या करा जाएगा, अब हमको दबाया जाएगा। तो ये दबाने के डर से बहुत ज़्यादा लिबरल नेशनलिस्ट लोग बाहर उभर के आए और वो लोग क्या करने लगे, वो लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ ओपन करने लगे। क्या करने लगे? सीक्रेट सोसाइटीज़ ओपन करने लगे। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज़ मतलब, सीक्रेट सोसाइटी मतलब वो सोसाइटी जहाँ पे इन लोगों को, सुपर पावर को पता नहीं चलेगा कि उनके अगेंस्ट में कोई सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई है, उनके अगेंस्ट में कुछ रिवॉल्यूशन हो रहा है, बट वो लोग अंदर अंदर एक अपने ग्रुप को ट्रेन करते थे कि किस तरह से हम लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे देश में फैलानी है और है ना, इन लोगों को हटाना है। ठीक है, उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी बनना बहुत बड़ी बात था, क्योंकि आप आउटराइट किसके खिलाफ जा रहे हैं, आप मोनार्की के खिलाफ जा रहे हैं। देखो, रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्की फॉर्म, दे वांटेड टू क्रिएट नेशन स्टेट। रिवॉल्यूशनरी का मेन पर्पस क्या था, सारे रिवॉल्यूशनरीज का मेन पर्पस क्या था कि उन लोगों को एक नेशन स्टेट क्रिएट करना था। क्या क्रिएट करना था? नेशन स्टेट। मैं नेशन स्टेट का मतलब ऑलरेडी तुम लोगों को समझा चुकी हूँ। अपन एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी के बारे में पढ़ेंगे जो ये शॉर्ट नोट तुम्हारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? उनका नाम ग्यूसेपी मज़ानी। क्या नाम है? ग्यूसेपी मज़ीनी। ग्यूसेपी मज़ीनी। ठीक है, वो जिनोआ में 1804 में बॉर्न हुए थे वापस। ही वॉज बॉर्न इन जिनोआ इन 1804। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था कैर्बोनरी। क्या नाम था? कैर्बोनरी। एंड उन्होंने खुद की दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। कहाँ पे फॉर्म की थी वो भी लर्न कर लेना। ठीक है, मिज़ीनी ऐसा मानते थे कि ये जो लैंड है ना, ये लैंड हमको गॉड ने गिफ्ट की है, यहाँ पे किसी का राइट नहीं है। आप उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप उसके ऊपर रूल नहीं कर सकते। एक्चुअली इटली में क्या था ना, इटली इतना सा, उस इटली को भी लोगों ने 7 पार्ट में डिवाइड करके वहाँ पे 7 अलग अलग रूलर्स थे। तो ग्यूसेपी मिज़ानी क्या बोल रहा था, ये इटली का ये जो इतने छोटे छोटे स्मॉल पैचवर्क है ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूँ ये इटली पूरा एक यूनिफाई हो जाए, तो हम लोगों की इटली को यूनिफिकेशन मिलेगा, तो हमारे इटली को क्या मिलेगा? एक आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, ये जो मिज़ीनी का जो बोलते हैं ना विजन था, उसकी वजह से ये जो कंजर्वेटिज्म वाले लोग थे ना, वो लोग थोड़ा सा डर तो गए थे। एक मेटर्निच करके एक था, सुपर पावर के अंदर ही एक ऑफिसर थे, उन्होंने क्या बोला कि ही इज़ द ग्यूसेपी मज़ीनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। कि जो हम ऑर्डर क्रिएट कर, हम सोशल ऑर्डर क्रिएट करने की जो ट्राई कर रहे हैं ना यूरोप में, उसका सबसे बड़ा एनिमी कौन है? ग्यूसेपी मज़ीनी। वापस कर लो, ग्यूसेपी मज़ीनी। ही वॉज बॉर्न इन जिनोआ इन 1804। वो कैर्बोनी के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। उसके बाद मज़ीनी क्या बोलते थे, ये गिफ्ट हम, ये जो लैंड है हमको गॉड ने गिफ्ट की है, इसको ऐसे पैचेस में तोड़ने से वो यूनिटी नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ इटली जो ये 7 डिवीजन में डिवाइडेड है, वो 7 मिलके एक आ जाए। उसके बाद उसको क्या, उसके जो विजन था वो कंजर्वेटिव्स उससे बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद मेटर्निच ने डिस्क्राइब किया कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ओके, इतना समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अब चालू होते हैं रिवॉल्यूशंस। ये रिवॉल्यूशनरी थे ग्यूसेपी मिज़ानी, अब रिवॉल्यूशंस चालू होते हैं। ये टॉपिक 3rd है अपना, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जो 1830 से लेके 1848 के रिवॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है जैसे जैसे कंजर्वेटिव लोग अपना पावर
बोलते ना एस्टैब्लिश करने की ट्राई करने लगे, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशंस होने लगे। और ये सारे रिवॉल्यूशंस को लीड कौन कर रहा था? ये सारे रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग। कौन लोग लीड कर रहे थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग लीड कर रहे थे। ठीक है, अब अपन लोग डिफरेंट रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते जो हुए। सबसे फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था जुलाई रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था जुलाई 1830 में। डेट नहीं दी गई है तो आप जुलाई 1830 ही लिख के आइएगा। ठीक है, तुम लोगों को याद है जब ये ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी, उन लोगों ने बॉर्बन डायनेस्टी को वापस लेके आ गए थे। ये जुलाई रिवॉल्यूशन में पता है इन लोगों ने क्या किया? रिवॉल्यूशनरीज में वापस ये बॉर्बन डायनेस्टी को उठा के फेंक दिया। तो फर्स्ट पॉइंट जो जुलाई रिवॉल्यूशन में, वो याद रखना क्या कि उन लोगों ने बॉर्बन डायनेस्टी को उठा के वापस फेंक दिया और उसकी जगह उन लोगों ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि राजा तो रहेगा पर राजा का अब खुद का कुछ बोलते हैं ना पावर नहीं रहेगा। उसकी सारी पावर कौन डिफाइन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा। ठीक है, और वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसका हेड किसको बनाया गया? लुइस फिलिपी को। किसको बनाया गया? लुइस फिलिपी को। याद रखना एकदम अच्छे से। वापस क्या फर्स्ट पॉइंट था? बॉर्बन डायनेस्टी को वापस फेंक दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई और उसका हेड किसको बनाया गया? लुइस फिलिपी को बनाया गया। ठीक है, आगे रिवॉल्यूशन सबसे पहले ये जो हुआ था वो ब्रुसेल में चालू हुआ था, जिसकी वजह से बाद में धीरे धीरे बेल्जियम, इसकी वजह से क्या हुआ ना, ब्रुसेल में चालू होने की वजह से जो बेल्जियम है ना इजीली जो नेदरलैंड के अंडर में था। बेल्जियम उस टाइम किसके अंडर में था? नेदरलैंड। तो बिकॉज ऑफ दिस जुलाई रिवॉल्यूशन बेल्जियम ने खुद को नेदरलैंड के कब्जे से बोलते ना छुटकारा दिलाने में सक्सेसफुल हो गया। वापस रिवॉल्यूशन ब्रुसेल में चालू हुआ, इस वजह से बेल्जियम सक्सेसफुल हुआ खुद को किससे अलग करने में? नेदरलैंड से अलग करने में। ठीक है, मेटरनिच ऐसा बोलता है कि व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब ये एक जगह ये रिवॉल्यूशन हुआ, एक फ्रेंच का एक पार्ट में रिवॉल्यूशन हुआ और ये रिवॉल्यूशन अब सब जगह फैल गया। फ्रेंच स्नीज मतलब फ्रेंच ने रिवॉल्यूशन करना चालू किया, इस वजह से अब पूरे यूरोप में क्या होने लग गए हैं? रिवॉल्यूशंस होने लग गए। वापस एक बार देख लो, रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रुसेल विच लेड बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। ठीक है, मेटरनिच वंस रिमार्क, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। अब आते हैं ग्रीक रिवॉल्यूशन। ग्रीक रिवॉल्यूशन इज द सेकेंड रिवॉल्यूशन जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन में है। फर्स्ट अपन ने जुलाई रिवॉल्यूशन किया, अब अपन ग्रीक रिवॉल्यूशन करें। ग्रीक रिवॉल्यूशन, ग्रीस उस टाइम है ना ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। ओटोमन एम्पायर मतलब वो जो मुस्लिम एम्पायर होता है ना उसके अंडर में आता था। वो 15वीं सेंचुरी से है ना उसी के पास था। अभी अपन लोग कहाँ पे आ गए? 18वीं सेंचुरी में आ गए, पर 15वीं सेंचुरी से ग्रीस किसके हाथ में था? ओटोमन एम्पायर के हाथ में था। ठीक है, इन लोगों का जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है ग्रीस का 1821 में ही चालू हो गया था। बट बिकॉज उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर इतना पावरफुल था ना, इतना अपन सक्सेसफुल हो नहीं पाए थे। बट धीरे धीरे ग्रीस वाले लोगों को बहुत सारे नेशन से सपोर्ट मिलने लगा, बहुत सारे नेशनलिस्ट से सपोर्ट मिलने लगा, बहुत सारे पोइट से सपोर्ट मिलने लगा। और एक पोइट थे, इंग्लिश पोइट, जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, जो बोलते ना उन्होंने ये सारी पोइट फाइट के ऊपर उन लोगों ने डिस्क्राइब किए थे, कुछ पोएम्स लिखे थे, कुछ फंड ऑर्गेनाइज किए थे। वो बोलते ना वॉर में एक बार वो बिकॉज ऑफ फीवर 1824 में मर गए। एक बार वापस सुन लो, इंग्लिश पोइट थे जिनका नाम था लॉरी बैरन। उन्होंने क्या किए थे? वॉर के लिए फंड ऑर्गेनाइज किए थे और उसके बाद लेटर वो लोग वॉर के दौरान फीवर से मर गए। किसमें? वॉर के टाइम ही किससे मर गए? फीवर से मर गए 1824 में। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे बिकॉज इतने रिवॉल्यूशंस हुए तो ओटोमन एम्पायर को भी अपना जिद छोड़नी पड़ी और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई 1832 में, जिसने ग्रीस को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। ओके स्टूडेंट, वापस ग्रीस ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। उन लोगों ने 1821 से स्ट्रगल करना चालू कर दिया था। एक पोएट थे लॉरी बायरन, जिन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किए थे, बस वो वॉर के दौरान बिकॉज ऑफ फीवर 1824 में मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। अब आते हैं अपन कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर, और वो कंसेप्ट्स के थ्रू किस तरह से लोगों ने रिवॉल्यूशंस किए वो समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। क्या नाम है? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मतलब
एक यूनिक वे ऑफ डेवलपिंग नेशनल फीलिंग इन लोग। जैसे कि इंडिया वालों को अगर आप ये देशभक्ति वाले सॉन्ग सुनाते हो तो ज़्यादा फीलिंग आती है देशभक्ति की। तो रोमांटिसिज्म वही बोलता है कि एक रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है जो बोलता है कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर तरीके से लोगों के अंदर नेशनल सेंटीमेंट डेवलप करना चाहते हैं। हम लोग कल्चर को यूज़ करके लोगों में नेशनल सेंटीमेंट डेवलप करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? ठीक है। और ऐसा बोल रहे रोमांटिसिज्म में क्या है ना, लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव था कि आप लोग लोकल चीज़ें कलेक्ट कीजिए, लोकल फोक डांसेस और फोक सॉन्ग्स कलेक्ट कीजिए, वो लोगों को सुनाइए ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए। एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्रायर। क्या नाम था? जॉन गॉटफ्रायर। वो बोलते थे, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि जर्मन कल्चर अपन लोगों को अगर चाहिए ना तो अपन लोगों को कॉमन पीपल के पास जाना पड़ेगा और उनसे अपन लोगों को वो सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी और वो कलेक्ट करके अपन को अपने इलिटरेट लोगों को देना पड़ेगा ताकि उनको भी नेशनलिज्म की फीलिंग समझ आ सके। ठीक है। तो अब लोग क्या करने लगे? कलेक्ट करने लगे अलग अलग फॉर्म ऑफ कल्चर को। इस तरह से लोगों ने नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की रोमांटिसिज्म के थ्रू। वर्नाक्युलर लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उस टाइम पे रोमांटिसिज्म की फीलिंग डेवलप करने के लिए। अपन एक स्टोरी समझेंगे। ग्रेट पावर पता है ये 4 लोग तुम्हारे, उन लोगों ने 18वीं सेंचुरी में पोलैंड को अलग कर दिया था। मैंने तुमको बताया था ना पोलैंड। ठीक है। पोलैंड को अलग करके उसको वो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया ना, पोलैंड में उसने उस दौरान जब उसने पोलैंड को अलग किया ना, उस दौरान लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे देखते हैं। रशिया उस टाइम पोलैंड का कब्जा किसको दिया गया था? रशिया को दिया गया था। अपन ने ट्रीटी ऑफ वेना में पढ़ा था। रशिया ने क्या किया ना, पोलिश लैंग्वेज को हटा के क्या कर दिया, सब जगह रशियन लैंग्वेज कंपल्सरी कर दिया, हर स्कूल में, हर एडमिनिस्ट्रेशन में। उस वजह से पोलिश लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन लोगों ने बोला कि ऐसा तो नहीं चलेगा। तो क्या हुआ ना, जो चर्चेज होते थे, जो सोशल गैदरिंग होती थी, वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज यूज़ की जाती थी ताकि लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट जगाया जा सके और उनको बोला जा सके कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तुम लोगों को तुम्हारे लिए लड़ना है। पर एक बात समझो, तुम्हारा यूरोप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। रशिया में तुम लोग कितना भी रिवॉल्यूशन कर लो वो मानने वाला नहीं था। तो इन 1831 रिवॉल्यूशनरी टुक प्लेस बट इट वॉज क्रश। रिवॉल्यूशन हुआ तो सही बट वो क्या कर दिया गया, वो क्रश कर दिया गया। मतलब तुम लोगों का कोई रिजल्ट आया ही नहीं। हाँ, पर ये जो रिवॉल्यूशन हुआ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया? लैंग्वेज ने प्ले किया। ये लैंग्वेज को उन लोगों ने टेम्पल में लोग गैदर होते थे वहाँ पे यूज़ किया। बट रशिया और भी स्मार्ट। रशिया ने क्या किया, जहाँ जहाँ पे पोलिश लैंग्वेज यूज़ हुई, जहाँ जहाँ पे लोगों को भड़काने का काम हुआ, वहाँ के सारे प्रीस्ट लोगों को, सारे ये जो डिबेट करने वाले और बोलने वाले लोग हैं ना, उनको उठा के किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। और बोले अब करो तुम लोग और लोगों को जागरूक करो। ठीक है। तो इसके बाद लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई रशिया के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि रोमांटिसिज्म मतलब एक कल्चरल मूवमेंट विच सॉर्ट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जर्मन फिलोसोफर है जो जॉन गॉटफ्रायर हर्डर, उन्होंने क्लेम किया है कि जर्मन कल्चर को अगर आपको डिस्कवर करना है तो आपको कॉमन पीपल के पास जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ कॉमन कल्चर्स, कुछ फोक सॉन्ग्स, ये सबको कलेक्ट करना चालू किया। उसके बाद अपन ने क्या देखा, ग्रेट पावर ने पोलैंड को अलग कर दिया और वो इंडिपेंडेंट नेशन नहीं रहा। तो उन लोगों ने रिवॉल्यूशन चालू किया। वो रिवॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? लैंग्वेज ने प्ले किया। बट वो लोग तो भी रिवॉल्यूशन करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, रशिया को दबाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। इसके बाद वाली वीडियो में बच्चा अपन हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए तब तक के लिए इतना ही। और कुछ डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा।